क्या शेयर बाजार एक बबल है और क्या ये बस्ट करने वाला है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब दूंगा। लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए। बबल बस्ट करना, इसका मतलब एक बबल है, उसके अंदर में हवा है। अगर जरूरत से ज्यादा हम हवा डाल देंगे तो एक पॉइंट पे जाके वो बस्ट कर जाएगा। शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से एक एसेट है। अगर उस एसेट के अंदर में बहुत ज्यादा पैसे चले जाएंगे और वो शायद अनरिजनेबल वैल्यू का हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो एसेट के अंदर में एक बस्ट हो जाए। बस्ट हो जाए मतलब एसेट के प्राइसेस क्रैश कर जाए। शेयर बाजार के लिए बबल बस्ट करना कोई नई बात नहीं है। बहुत टाइम ये देखा गया है, पहले भी देखा गया है कि कोई ना कोई रीजन से एक बबल क्रिएट होता है और जब वो ट्रिगर पॉइंट आता है तो वो बबल क्रैश करता है, जिसके कारण मार्केट भी क्रैश कर जाता है। अपने 2000 की बात करें, 2008 की बात करें, या अभी 2020 में एक मिनी बबल क्रैश हुआ था, अगर उन सब की बात करें तो हमको समझ में आ जाएगा कि बबल का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए एक बार देखते हैं, समझते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। 2000 के अंदर में जब डॉट कॉम बूम चला था, तब एक तेजी का माहौल था, लेकिन ओवर लिवरेज और एक्स्ट्रा तेजी के कारण हर चीज एक्सपेंसिव हो गई थी। कई ऐसे स्टॉक्स थे वो अनरिजनेबल वैल्यू पे ट्रेड करने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बबल क्रिएटेड हुआ था, जिसके कारण एक मंदी आई और वो बबल बस्ट हुआ और मार्केट क्रैश कर गया। जब भी मार्केट क्रैश करता है तो ब्याज दर भी नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है कि ब्याज दर को नीचे लेके जाओ, ताकि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो और इकोनॉमी और मार्केट दोनों वापस से खड़े हो पाए। तो आप देखिए 2001 की मंदी के बाद में ब्याज दर कैसे जोर से गिर गए थे यूएस के अंदर में। फिर वापस जैसे जैसे इकोनॉमी ठीक हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, अपने पांव पे खड़ी हो जाती है, मार्केट ठीक हो जाता है, तो ब्याज दर वापस बढ़ने चालू हो जाते हैं। सो 2004 जो ब्याज दर बॉटम हो गया था, उसके बाद वापस से ब्याज दर बढ़ने चालू हुए। लेकिन वो जो ब्याज दर बढ़े, उसके कारण वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी हाइपर हो गई कि वापस से एक बबल क्रिएट हो गया, जो कि इस बार था हाउसिंग बबल। सो 2008 के अंदर में एक हाउसिंग बबल क्रिएट हुआ था। जब वो हाउसिंग बबल बस्ट हुआ, मार्केट क्रैश किया, ब्याज दर भी क्रैश कर गए और 2009 से लेके 2016 तक यूएस में ब्याज दर 1% से भी नीचे थे। मतलब इतना सस्ता पैसा अवेलेबल हो रहा था कि कोई भी वो पैसे को बोरो करके कुछ भी एसेट में पैसा डाल सकता था। कुछ भी एसेट में मतलब रियल एसेट में भी पैसा डाल सकता है और फाइनेंशियल एसेट में भी पैसा डाल सकता है। तो ये जो बबल आज की डेट में हमको दिख रहा है शेयर बाजार में, ये एक्चुअली आज का क्रिएटेड बबल नहीं है। ये 2009 से, जब से ब्याज दर यूएस में कम थे, तब से ये बबल क्रिएटेड है। ये बबल घुसा है प्राइवेट इक्विटी में और ये एक बबल और भी घुसा है पब्लिक इक्विटी मार्केट में। छोटा सा करेक्शन है। ऑल दो मार्केट जब तेज रहते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज रहती है, तो ब्याज दर भी बढ़ते रहते हैं। तो 2016 से ब्याज दर बढ़ने चालू हुए, लेकिन फिर 2019 में कोविड आ गया और कोविड के कारण एक छोटा सा करेक्शन वापस आया मार्केट में, जिसके कारण ब्याज दर वापस से गिर गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बबल क्रिएशन ये कोविड के बाद चालू हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बबल क्रिएशन 2009 से चालू है, जब से ब्याज दर एकदम फ्लैट थे, नीचे की तरफ थे और मल्टीपल एसेट्स के अंदर में ओवर वैल्यूएशन का जो दौर है वो बरकरार है। अब क्या हुआ है कि मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि फेड ने कल एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि 2023 तक मैं ब्याज दर बढ़ाऊंगा, बिकॉज मुझे इन्फ्लेशन की चिंता है। देखिए, जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिसके कारण ब्याज दर बढ़ते हैं। आप पुराना केस भी देख लेंगे, 2014 से लेकर 2004 से 2005 में जो ब्याज दर बढ़े, या 2016 से लेकर 2019 में जो ब्याज दर बढ़े, वो इन्फ्लेशन बढ़ा, इसीलिए ब्याज दर बढ़ाने पड़ते हैं। तो अभी भी ये लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेटल प्राइसेस बढ़ गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। तो फेड ने कहा कि मैं 2023 तक कुछ ब्याज दर बढ़ाऊंगा, जिसके कारण मार्केट में एक जिटरीनेस आ गया है। अब तो एक बात तो तय है कि मार्केट के अंदर में जो सस्ता पैसा वाला एक माइंडसेट था ना, कि कम ब्याज दर है, बोरो करो, जितना बोरो कर सकते हो शेयर बाजार में डालो या कोई भी फाइनेंशियल एसेट में डालो, वो माइंडसेट कहीं ना कहीं अब चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं आपको ग्राफ और दूसरा भी दिखाऊं, डॉलर के साथ में ग्राफ दिखाऊं, तो देखा गया कि शेयर बाजार और डॉलर के बीच में क्लियर रिलेशनशिप है। जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है, शेयर बाजार गिरता है। जब जब डॉलर वीक होता है, शेयर बाजार बढ़ता है। डॉलर क्यों वीक होगा? क्योंकि ब्याज दर अगर कम जाएंगे तो डॉलर वीक होगा। जाहिर सी बात है, अगर यूएस के अंदर में ब्याज दर कम होंगे
तो लोग यूएस में पैसा नहीं डालेंगे, इसका मतलब डॉलर जो है वो वीक रहेगा, जाहिर सी बात है। तो अभी क्या हुआ, कल से डॉलर जो कि तकरीबन 90.5 के लेवल पे था वो बढ़ के चला गया 91.5। ये है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स बेसिकली डॉलर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए डॉलर जो कि हर मेजर मंदी के अंदर में नीचे जाता है। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि ब्याज दर नीचे जाते हैं तो डॉलर भी नीचे जाता है और मार्केट्स को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि डॉलर अगर नीचे जाएगा तो मार्केट सारे बढ़ेंगे। और जब जब मार्केट रिकवर करते हैं डॉलर ऊपर जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि डॉलर जितना ऊपर गया है मार्केट फिर करेक्ट करने लग जाते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि डॉलर अब यहां से रिकवरी की तरफ है। इंटरेस्ट रेट्स यहां से बढ़ेंगे, ये यूएस ने कह दिया है। तो जो सस्ता पैसा वाला जो माइंडसेट था इन्वेस्टर्स का, वो कहीं ना कहीं अब चेंज होगा। अब आप क्या करें? देखिए, मेरी तो राय ये है कि आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को जो बिल्ड किया आपको, उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक स्ट्रांग नहीं है और वो वीक हो रहा है, उसमें से निकल जाइए, क्योंकि यह मार्केट अभी लिक्विडिटी सक्कर मार्केट बन गया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं बन गया। अब ये लिक्विडिटी सक करेगा। तो मेरे हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो को बहुत क्लोजली आपको वॉच करना है। और मेरा जो मॉडल है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, उसको फॉलो कीजिए। आरएस अगर 0 के ऊपर है, दैट मीन्स अगर मार्केट के अंदर में वो स्टॉक तेजी का है और उसमें स्ट्रेंथ है, तब उसमें रहिए। अगर वो स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है तो उसमें से निकल जाइए। उसको सॉल्व करने का एक तरीका है जो मैं बार बार सबको बोलता हूं कि डेली चार्ट और 2 आवरली चार्ट, ये आप देख सकते हैं। अगर कोई स्टॉक 2 आवरली चार्ट में वीकनेस दिखा रहा है, मतलब उसका सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया है और वो प्राइस भी नीचे चला गया है, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप 2 आवरली चार्ट को यूज करके उस स्टॉक्स में से एग्जिट कर जाइए। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप वीकली चार्ट्स को देखिए, और डेली चार्ट में अगर नेगेटिव दिख रहा है, डेली चार्ट में अगर कोई भी स्टॉक के अंदर में सुपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया है और आरएस भी 0 के नीचे चला गया, मतलब वो स्टॉक मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उस स्टॉक से निकल जाइए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यही वो मार्केट होता है जब मार्केट मौका देता है निकलने का, जो मार्केट जिटरी हो जाता है। उस समय अगर आप कमजोर स्टॉक्स के साथ डटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो कमजोर स्टॉक अपने साथ डूब मरे। तो आप प्लीज ये बात समझिए, अगर पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्टेड रहना है, जो कि आपको रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो को 0 कर दीजिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि शायद यहां से तेजी बरकरार रहे, क्योंकि फेड ने कुछ कहा है बट मार्केट हो सकता है कि अलग तरीके से उसको ले ले। तो पोर्टफोलियो हमको रखना है, लेकिन पोर्टफोलियो में हमको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ही रखना है और वीक स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो से निकालेंगे। और स्ट्रॉन्ग और वीक स्टॉक का डेफिनेशन मेरे हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर सबसे अच्छा परिभाषा देता है स्ट्रॉन्ग और वीक स्टॉक को, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मेरे बाकी वीडियोस हैं, आप देखिए, उनके बारे में आप क्लियरली समझ जाएंगे। मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली उनके बारे में सबको सिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसको समराइज करते हैं कि बबल क्रिएटेड है कि नहीं है। वो 2009 से बबल क्रिएटेड है। कब बस्ट करेगा किसी को नहीं पता है। क्या साइन मिल रहा है बबल बस्ट का? हाँ, एक छोटा सा साइन अभी दिख रहा है। आपको क्या करना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक में वीकिश अंडरटोन दिख रहा है तो उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अगर आपके पास स्टॉक है जो स्ट्रांग है और आप पोर्टफोलियो मेंटेन रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट गिरेगा तो वो स्टॉक अगर गिरेगा तो आप वैसे भी उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। क्या हमको यहां से बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है? ये बताना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि ये बड़ा क्राइसिस हो जाए, बट इतना बड़ा क्राइसिस अपरेंटली नहीं दिख रहा है, क्योंकि फेड अभी भी पैसे प्रिंट करने में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि फेड ने बोला कि मैं पैसे प्रिंट नहीं करूंगा। 2023 तक वो लोग पैसे तो प्रिंट करेंगे, खाली उन्होंने कहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमको ब्याज दर भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो लगता नहीं है कि इसके कारण क्राइसिस आएगा। क्या करेक्शन आ सकता है? आ सकता है। आपको कैसे प्रिपेयर रहना है? कमजोर स्टॉक से प्लीज निकल जाइए और सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनने दीजिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा ये सजेशन आपको पसंद आएगा, आप इस पे अमल करेंगे। और अगर आपको समझना है कि कैसे कमजोर और वीक स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनको देखिएगा। उसमें मैंने क्लियरली कमजोर और स्ट्रॉन्ग स्टॉक की परिभाषा को डिफाइन कर दिया है।
बाय बाय दोस्तों, थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए।